गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दो जो हमने लॉ पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उनका हम एनालिटिकल मेथड आपको समझाएंगे, यानी कि हम आपको समझाएंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल मेथड फॉर फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल represent in magnitude and direction by two vector in same order, then the third side of the triangle taken in opposite order represent the resultant vector. Clear? Here we want to calculate magnitude and direction of that resultant vector. This is a vector and this is b vector. Let theta is angle between them, then we can form a vector सेम डायरेक्शन के लिए b vector and theta is the angle between direction of a vector and b vector. Clear? As we know, the vector which is starting from tail of a vector and end at end of b vector is resultant vector. This vector is resultant vector. We draw the perpendicular on the direction of a vector. We denote these points as O, P, Q, S. Clear? Then we can write in triangle PQS sin theta is equals to QS upon PS. As we know, the magnitude of P is equals to A and the magnitude PQ is equals to B. क्लियर? हमें पता है कि भाई ये जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास OP, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एरो हेड है ये उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि OP हमारा ए के बराबर है और PQ बी के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, सॉरी, PS इज इक्वल्स टू बी। तो यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं, then sin theta is equals to QS upon B, and we can write QS is equals to B sin theta. सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं cos थीटा। यहां से अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करते हैं तो cos थीटा आता है PQ upon PS. Again we can write cos theta is equals to PQ upon PS की वैल्यू B, then PQ is equals to B cos theta. क्लियर? अभी हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। एज ट्रायंगल, यहां हम लिखते हैं इन ट्रायंगल
PQS PS square is equals to PQ square plus QS square. Then we can write PS जो है वो हमारा B है, then B square is equals to PQ हमने कैलकुलेट किया यहां से, तो हमारे पास ये हम वैल्यूज डाल सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं सिंपली। देखिए PQ का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस QS स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमने चेक किया कि जो वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अभी हम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल OQS। OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। यहां से हम OQ को लिख सकते हैं OP प्लस PQ, OP प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। यहां से जो OP है वो हमारे पास A के बराबर है, PQ को हमने कैलकुलेट किया जो कि B cos थीटा के बराबर है, यानी इसको हम लिखेंगे A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस QS हमारे पास था B sin थीटा का स्क्वायर। यहां से हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस, अभी इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये आता है हमारे पास B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम B स्क्वायर कॉमन ले ले तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ से हमारे पास A स्क्वायर प्लस, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी 1 हो चुका है, देन प्लस 2AB cos थीटा। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास OS का स्क्वायर। अब OS जो है वो हमारे पास R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी R स्क्वायर हमारे पास ये आया, तो सिंपल सी बात है R हमारे पास आएगा अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमने कैलकुलेट किया है मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो R है वो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है और वेक्टर के केस में डायरेक्शन भी होती है। अभी ये हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, तो अगर हम डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास होगी, अगर हम ये मानकर चले कि ये जो R वेक्टर है ये A वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाता है, क्लियर। तो इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें एंगल चेक करना है, देन वी कैन राइट tan बीटा इज इक्वल्स टू, यहां से हम tan बीटा कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल्स टू QS अपॉन OQ विच इज इक्वल्स टू QS हमारे पास था B साइन थीटा अपॉन OQ को मैं लिख सकता हूं OP प्लस PQ, देन ये आ गया हमारे पास B साइन थीटा अपॉन OP हमारे पास A के बराबर है। यहाँ से आप देख सकते हैं OP A के बराबर है और PQ को हम लिखेंगे B cos थीटा। तो हमने कैलकुलेट किया tan बीटा, ये जो tan बीटा है इसी से हम क्या करते हैं, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर। तो ये था हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद आता है हमारे पास
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमने आपको बताया था कि इफ टू वेक्टर्स सस्टेनिंग एट एन एंगल थीटा रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल फ्रॉम दैट पॉइंट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम लेकर चले कि ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अभी ये जो दोनों वेक्टर्स है, अगर हम इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना दें, अभी देखिए ये जो ए वेक्टर है, ये वेक्टर भी ए वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वेक्टर है ये हमारा बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये सिंपली हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गई, और इसके केस में ये जो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि यहां से अगर मैं डायगोनल ड्रा करूं तो ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल हमारे पास है, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा किसको? रिजल्टेंट वेक्टर को। क्लियर? तो अब यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं कि ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं। क्लियर? ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इन पॉइंट्स को नाम दे दे ओ, पी, क्यू एंड एस। क्लियर? अब हमें कैलकुलेट करना है ये आर वेक्टर। हम फिर से क्या लेकर चलेंगे? यही ट्रायंगल्स लेकर चलेंगे। क्लियर? ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, ये ऑलरेडी हमारे पास थीटा है। हम पी क्यू और क्यू एस को कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। पी क्यू आएगा बी कोस थीटा, क्यू एस आएगा बी साइन थीटा। अब इसके बाद हम ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेकर चलते हैं ओ एस क्यू। ओ एस क्यू के अंदर हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे सेम प्रोसीजर जो कि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर किया। ठीक है? तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा और उसके बाद डायरेक्शन आएगी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल सेम है। इनका करने का जो मेन पर्पज है वो सिर्फ यही है कि अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करते हैं तो आपको एक ट्रायंगल के रूप में लेकर चलना पड़ता है, लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रूप में करते हैं तो दो जो वेक्टर्स है हमारे, उनको आप डायरेक्ट एज we can take them as two adjacent side of a parallelogram। ठीक है? तो एक बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस है नहीं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का सेम आएगा क्योंकि आप दो सेम वेक्टर्स के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके मेथड भले ही अलग अलग है। ठीक है? तो आज मैंने आपको अगर हम इसी को स्पेशल केस भी अगर मैं इसके डिस्कस करना चाहता हूं तो देखो यहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए अगर हम ये लेकर चले कि इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में तो सिंपल सी बात है उनके बीच का जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री हो गया। क्लियर? और हमारे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए अभी ये ए वेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, हमें इनका रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करें। तो अगर हम सिंपली करते हैं तो
ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आता है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस बी के बराबर मैग्नीट्यूड आ रहा है। डायरेक्शन जो है वो सेम है एज दैट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग करना है, तो यहां से देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या थीटा 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर? तो यहां से हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कंप्लीट का अंडर द रूट, और इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी कि जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, a प्लस बी, जो कि हमने उसको जनरल मेथड से भी इतना ही पाया था। अभी ये तो था मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, टेन बीटा, और टेन बीटा के लिए बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है, 0। क्लियर? तो यहाँ से आएगा हमारे पास कि टेन बीटा इज इक्वल्स टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से टेन बीटा आ गया 0, यानी कि जो बीटा है वो हमारा क्या आ गया, 0 डिग्री। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में है, क्योंकि ये जो बीटा एंगल था वो हमने क्या लिया था, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता था उसको हमने बीटा वेक्टर लिया। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल केस था। अगर हम इसका दूसरा स्पेशल केस डिस्कस करना चाहते हैं तो देखिए, इफ two vectors are in opposite direction, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा। देखिए, ये ए वेक्टर है और ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास बी वेक्टर है। यानी यहाँ से आप एक चीज तो देख सकते हैं कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। क्लियर? तो सिंपल अगर हम जनरल मेथड से भी पाए तो क्या होता है कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा ए में से आप बी के मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे और उसकी डायरेक्शन सेम होगी, जो वेक्टर बड़ा था उसी की डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर? अब मैं इसको अगर हमारे मेथड से कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिए यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ थीटा है 180 डिग्री। क्लियर? अब थीटा 180 डिग्री है तो हम इसको अप्लाई करते हैं, देन r इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। क्लियर? यानी यहाँ से अब cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cos 180 की वैल्यू -1 देन माइनस 2ab। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास आ गया a माइनस बी। क्लियर? जो कि हमने जनरल मेथड से भी कैलकुलेट किया था। अब ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आया। अगर हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहें देन tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा sin 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन यहां से हमारे पास क्या आया, sin 180 जो कि 0 के बराबर, नीचे चाहे कुछ भी हो यानी कि ये 0 आ गया, यानी कि जो बीटा है वो क्या आया हमारा, 0 डिग्री। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में है, तो जो बीटा एंगल है वो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। अभी इसी का अगर हम एक थर्ड केस लेकर चले, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज, देखो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस तरीके से, एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर, एक वेक्टर इधर है बी वेक्टर। क्लियर? तो
इन दोनों के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री। अभी जो रिजल्टेंट है उसकी हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर क्या आएगा हमारे पास, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। अभी cos 90 0 होगा तो सिंपल सी बात है कि जो मैग्नीट्यूड आया रिजल्टेंट वेक्टर का वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से tan बीटा हमारे पास आएगा b sin थीटा, क्योंकि फॉर्मूला था हमारे पास डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का, tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा b sin थीटा यानी कि b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90। क्लियर। अब हमें पता है sin 90 की वैल्यू 1 होती है, देन b अपॉन a प्लस b cos 90 0 होता है तो इसको हम छोड़ देंगे, देन b बाई a, यानी कि जो बीटा आया वो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स b बाई a। क्लियर। इसका भी हम एक स्पेशल केस कर सकते हैं कि अगर हमारे ये जो दोनों वेक्टर्स हैं a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, अगर मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, रिजल्टेंट तो हमारे पास हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और अंडर द रूट 2 अंदर रह जाएगा। क्लियर। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा अगर दोनों वेक्टर्स बराबर होंगे तब। और इस केस में जो बीटा एंगल आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, b बाई a, दोनों बराबर है तो 1 आ गया, tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 45 डिग्री पर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उन वेक्टर्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इनके बिल्कुल मिड में होगा। क्लियर। और ये जो एंगल है ये हमारे पास 45 डिग्री होगा, कब, अगर a और b बराबर है। क्लियर। तो आज आपने पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और साथ ही उनके जो स्पेशल केस है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया आप उसको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन कीजिए और अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी को जारी रखिए। थैंक यू।